गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर फाइनल अकाउंट की प्रोफार्मा आपको एक एक हेड समझाया था, राइट। उसमें हमने एसेट्स सारी खत्म कर दी थी, लायबिलिटीज भी कुछ खत्म हो गई थी। अब लायबिलिटी जैसे कि हमने आपको बताया था कि 3 टाइप्स की होती है, ओनर्स लायबिलिटी, सिक्योर लायबिलिटी और अनसिक्योर लायबिलिटी। अब कुछ लायबिलिटी ओनर्स की होती है। ओनर्स की लायबिलिटी समझने क्या होता है, मैंने आपको इसका जिक्र किया प्रीवियस सेशन में कि बिजनेस के अंदर जब ओनर इन्वेस्ट करता है तो एंटाइटी कंसेप्ट ये कहता है कि ओनर का आइडेंटिटी बिजनेस के अंदर अलग है, इसलिए ओनर का पैसा भी बिजनेस के अंदर कर्जा यानी लायबिलिटी होता है। फिर हमने देखा कुछ सिक्योर लायबिलिटी। अब सिक्योर लायबिलिटी किसको बोलते हैं, कोई बताएगा, ट्राई करेगा बच्चे लोग? हाँ बोलिए। यस, जब भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ कर्जा लेता है बाहर से, ओनर को छोड़ के बाहर से, और उसके लिए दुकान अपनी एसेट को गिरवी रखता है, तो उस लायबिलिटी को सिक्योर लायबिलिटी बोलते हैं। द अदर नेम ऑफ सिक्योर लायबिलिटी इज अल्टरनेटिव नेम सेकेंड पार्टी लायबिलिटी बोलते हैं। और एक होती है थर्ड पार्टी लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी बच्चे लोग बताओ? अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड यानी क्या? जब भी दुकान बाहर से कर्जा लेगा और वो कर्जे के लिए उसने कोई एसेट गिरवी नहीं रखी है तो उसको अपन बोलेंगे अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। इट मींस थर्ड पार्टी लायबिलिटी। अब ऐसे ही कुछ लायबिलिटीज फर्स्ट पार्टी में आती है, कुछ सेकंड पार्टी में, कुछ थर्ड पार्टी में। ये सिलसिला तो चलता रहेगा, जिंदगी भर है, जिंदगी है तो फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी लाइफ चलती रहेगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हेड्स के, आइटम्स के, जो हमने मतलब जाने थे और हमने प्रीवियस सेशन से जहां छोड़ा था वहीं पे हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। नाम है प्रोविडेंट फंड। ये प्रोविडेंट फंड क्या होता है भाई, हमको पहले समझना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड सुनना है, ओके। अब प्रोविडेंट फंड अकेले नहीं चलता है, इसके साथ 4 हेड्स रहेंगे जो आपको ट्रायल बैलेंस में देखने को मिलता है और आज हम उसको समझेंगे। देखिए ट्रायल बैलेंस में कितनी साइड होती है पहले बताओ, बताओ मेरे प्रिय छात्रों। हाँ यस, 2। मानते हो कि नहीं? ट्रायल बैलेंस हैविंग 2 साइड्स। कौन सी वाली? यस, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। और आज 4 हेड्स आपको एक साथ समझाए जाएंगे और कहाँ जाएंगे वो भी पढ़ाए जाएंगे, इसलिए बोला थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए बेड डेप्थ को छोड़ के बाकी सब वैरायटी मैंने कवर कर रहा हूँ। हाँ अच्छे से। बेड डेप्थ का सॉरी क्या हो गया मेरे को आज, ओके शॉर्टकट कर दूँ रफली। इट्स अ ट्रायल बैलेंस रफ वाला, और इसको हम समझते हैं हैविंग 2 साइड। इतना भाग डेबिट का होता है एंड इतना भाग क्रेडिट का होता है। 12th में भी आएगा, 11 में भी आएगा। क्या आएगा? ये 4 हेड्स जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, समझा के दे रहा हूँ, जिंदगी भर नहीं भूलना, ओके। चलो तो पहला आता है डेबिट साइड में, वो आएगा कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। न्यू है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। देखो मेरे प्रिय छात्रों, शॉर्टकट कर रहा हूं, पीएफ बोलते हैं। दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। लिखो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, पीएफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। शॉर्टकट लिखूं कि लॉन्ग कट लिखूं? समझ में आ रहा है ना बेटा? प्रोविडेंट फंड, पी फॉर प्रोविडेंट, एफ फॉर फंड, ओके। फिर यहां पे क्रेडिट साइड में प्रोविडेंट फंड आएगा, ओनली प्रोविडेंट फंड। और द लास्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट यानी प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ऐसे 4 चीजों का जिक्र एक साथ करना पड़ता है बच्चा लोग। चलो तो आज इसको समझते हैं, इसलिए ये 4 हेड्स पढ़ाने में हमको थोड़ा सेशन लंबा जाएगा, ओके। ध्यान दो, समझना है। आज यहां से जाओगे सबको आ जाना गारंटी?
किसकी? हाँ मेरी। चलो बस सेशन को एंड तक के ऑनलाइन वाले बच्चों बनाए रखना, ओके, मजा आएगा फिर करने में। चलिए शुरू करें बच्चे लोग, प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे। ओके देखिए, सबसे पहली बात हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड। देखिए इधर देखो बच्चा लोग, क्या होता है समझो। पहले पहला नंबर देखो, पहले नंबर पे प्रोविडेंट फंड समझेंगे, दूसरे नंबर पे कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड समझेंगे, तीसरे नंबर पे प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट समझेंगे, और फिर चौथे नंबर पे इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड समझेंगे। और ये सब एक ही पिक्चर में सिखाया जाएगा। देखो ध्यान दो, देखो अब ये चारों चीजें सिर्फ एक ही आदमी के लिए होती है, वो है एम्प्लॉय। चलो पहले प्रोविडेंट फंड समझते हैं क्या होता है। देखिए जब भी, अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन दुकान बोलो, हाँ, एक दुकान के लिए सबसे मेन काम क्या होता है बोलो? तो मैनेजमेंट के अंदर हमारे एफडब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्यूल, कौन है बेटा? ये कौन है मालूम है कुछ? ये राजा है, पायोनियर्स मैनेजमेंट के। समझा आपको क्लियर? राजा बोले तो राज सिंहासन वाला राजा नहीं, जिन्होंने बनाया मैनेजमेंट, जो वर्ड बनाया ना वो दो व्यक्ति ने बनाया। किसने से? जिसे बताओ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? हाँ वैसे मैनेजमेंट का फादर कौन है? नहीं मैनेजमेंट का फादर है ये हेनरी, ए शांत बैठना, एफडब्ल्यू टेलर, फेडरिक विंस्लो टेलर और हेनरी फ्यूल, दो है, फेडरिक विंस्लो टेलर और हेनरी फ्यूल। ये कहाँ है? सब उसके दर्शन कब होंगे? 12th में होंगे, OCMM में। कहाँ होंगे? M में। हाँ तो हमारे हेनरी फ्यूल और फेडरिक टेलर, ये दोनों हमारे पायोनियर्स ने कहा कि कोई भी दुकान को अगर ग्रोथ करनी है, प्रॉफिट कमाना है, सबसे मेन काम है रिटेनेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज। कि तुम्हारे एम्प्लॉइज कौन है? याद है ना, जो तुम्हारे अंडर में काम करते हैं पगार के लिए, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉइज। क्या बोलते हैं? और मालक को बोलते हैं एम्प्लॉयर। याद है कुछ तुमको? तो तुम्हारे एम्प्लॉय सस्टेन्ड होने चाहिए। व्हाट इज सस्टेन्ड? रिटेन है तो टिके रहो लंबा समय। पूछो क्यों? क्योंकि रीजन है, देखो जब भी तुम्हारा एम्प्लॉय तुम्हारे पास लॉन्ग लास्टिंग टिका रहेगा तो उसके बेनिफिट्स हैं। एक तो वो उस काम में माहिर हो जाएगा, तुमको बार बार उसके ऊपर, वो काम के ऊपर मगजमारी नहीं करनी है। फिर दूसरा बेनिफिट क्या होता है एम्प्लॉय का रिटेन रहना, कि क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियल अफेयर्स बाहर लीक नहीं होते। क्योंकि देखो हमारा एम्प्लॉय हमारी दुकान से निकलेगा तो बाहर मुंह मारेगा, और बाहर मुंह मारेगा तो मैं इन शॉर्ट बाहर वाले के पास जाएगा। हमारे कॉम्पिटिटर ने उसको हायर कर दिया, तो कॉम्पिटिटर ने हायर कर दिया उसको, तो हमारे कॉन्फिडेंशियल अफेयर्स वो जान लेगा ना दुकान के। और तीसरा लॉस क्या है एम्प्लॉय को लॉस करना, और वो है ये ट्रेनिंग का एक्सपेंस। देखो तुम्हारे पास जो एम्प्लॉय है वो वेल ट्रेंड है, अभी नया आएगा, नया घड़ी नया राज बोलते ना अपन, नया घड़ी यानी क्या कि वो नए घड़ी को अपने को डबल पूरा सिखाना पड़ेगा, मगजमारी मारो उसके ऊपर, फिर गलतियां करेंगे उसको झेलो बैठ के। तो इसलिए हेनरी फ्यूल और फेडरिक टेलर ने बोला कि दुकान की ग्रोथ करनी है, अगर दुकान में प्रॉफिट कमाना है, मैनेजमेंट अच्छा चाहिए, तो एम्प्लॉय को सस्टेन रखो, सस्टेन यानी रिटेन करो। और एम्प्लॉय किसके पास रिटेन होगा बताओ? नहीं, जो दुकान उसको प्रेजेंट में सिक्योरिटी दे ही दे, साथ में फ्यूचर में भी सिक्योरिटी दे। और वो फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने अकाउंटिंग में एक नया टर्म बनाया, नाम था प्रोविडेंट फंड। अब पिक्चर कहां से लेके कहां तक आया, समझा कुछ तुमको बच्चा लोग? नहीं समझा ना? समझ जाओगे आज। देखो सबसे मेन एम्प्लॉय किसके पास टिका रहता बताओ? अभी तो बताया नालायक को, जो फ्यूचर की सिक्योरिटी दे। बराबर कि नहीं? कि भाई जब मैं रिटायर हो जाऊं, लेके आ गए, एक मिनट बेटा मैं रिप्लेस कर दूं, हाँ ये रख दो अपने पास। कहां थे हम लोग? हाँ प्रोविडेंट फंड क्या है देखो सर। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है जब भी एम्प्लॉइज तुम्हारे पास, देखो जब भी तुम एम्प्लॉइज को प्रेजेंट के साथ फ्यूचर भी सिक्योर होगे। फ्यूचर ने क्या
कि जब वो बूढ़ा होके तुम्हारी दुकान से निकले तो वो अपने बाल बच्चों के सामने हाथ फैलाए क्या? भाई तुमको उसने जिंदगी दे दी तुम्हारे लिए, बेचारे ने अपनी पूरी जीवन तुम्हारी दुकान के लिए काट दिया, मजे तुमको मिले, प्रॉफिट तुमको मिला, तो उसको आखिर बुढ़ापे में या एक एज के बाद जब वो अपनी जॉब छोड़ेगा तो उसको कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ तो अमानत के तौर पे पैसे चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या ये हमारा दुकान का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक एम्प्लॉय को भी पाले, उसके अच्छे समय पे भी पाले, और जब वो बूढ़ा हो जाए तो उसको वो टाइम पे भी पाले। कैसे? प्रोविडेंट फंड देकर। अभी प्रोविडेंट होता क्या है सुन लीजिए। देखो, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एक दुकानदार हूं। कौन हूं मैं? मेरे पास भावेश काम कर रहा है। तो जब भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करता है, जितनी भी उसकी रेम्युनरेशन फिक्स होती है वो पूरी रेम्युनरेशन उसको नहीं दी जाती है। कुछ पैसा उस एम्प्लॉय के लिए उसकी पगार में से काटकर एम्प्लॉयर यानी मालिक अपने पास रखता है, और वो पैसा मालिक अपने पास तब तक रखता है जब तक उसका एम्प्लॉय उसके पास टिका रहेगा। जब वो रिटायर होगा तो उसको एक बड़ी अमाउंट थोड़ा थोड़ा पैसा करते उसको मिल जाएगी, और वो पैसे को बिजनेस और लॉ बोलता है कि देखना भी नहीं भाऊ, ये तुम्हारा पैसा नहीं, एम्प्लॉय का पैसा है तुम्हारे पास जो पड़ा है, और वो पैसा बिजनेस के लिए कर जाए क्योंकि वो पैसा एम्प्लॉय का है, उसकी सैलरी में से हर साल थोड़ा थोड़ा काटा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज भावेश मेरी दुकान में काम कर रहा है। भावेश ने बोला सर पगार कितनी दोगे महीने की सैलरी? तो मैंने बोला 10,000 रुपये ले लेना, खुश रहे, सही कि नहीं? तो हर महीने की सैलरी 10,000 रुपये मैंने फिक्स कर दी। ध्यान दो, समझो। अब हर महीने की 10,000 रुपये सैलरी से फिक्स की, तो महीना भर काम किया उसने, महीने भर काम करने के बाद मैंने उस 10,000 रुपये में से 10,000 रुपये, अब बोला सर भाऊ मैंने पूरा महीना भर काम किया, एक दिन भी अवसर नहीं रहा, जैसा बोला वैसा किया, सब टाइम पे आया, कुछ नहीं किया, लाओ 10,000 रुपये। मैंने गल्ला खोला, 500 की निकाली नोटा, और 500 की नोटा निकालने के बाद उसको 9,400 रुपया हाथ में दिया। बोला ये तो नाइंसाफी हो गई। बात कितनी हुई थी? 10,000। हाथ में कितने दे रहा भाऊ को मैं? किसको दे रहा मैं? भावेश। कौन है भावेश? मेरा एम्प्लॉय। तो मैंने भावेश ने बोला ये तो गलती हो गई, आपसे आपके पास काम करके। बोला भाई देख मेरी बात, गलती वलती मत बोल, मैं गलत साबित भी मत कर, मैं भला इंसान हूं, तेरा पैसा डुबाऊंगा मैं, खाऊंगा नहीं। वो क्या होता है कि हमको कानून बोलता है कि एम्प्लॉय को सेफ्टी दो उसके बुढ़ापे में, तो सेफ्टी के लिए अभी जो बिजनेस का अच्छा समय चल रहा है उसमें से देंगे ना भाई। तो मैंने भावेश को बोला कि भावेश 10,000 की बात हुई थी, लेकिन 10,000 पूरे हाथ में नहीं दूंगा, हर साल 600 रुपए, सॉरी हर महीने सैलरी में से 600 रुपए काट के तेरे को हाथ में दूंगा। वैसे 600 रुपए तेरे पैसे है जो मेरे पास जमा रहेंगे, और ये पैसे मैं 600 रुपए उठा के एक सेविंग मतलब अपने गल्ले में एक गला बनाऊंगा, उस गल्ले में डाल दूंगा अलग से। तो जो 600 रुपए हर महीने जो सैलरी में से काटा गया, किसकी सैलरी में से? भावेश की सैलरी में से, उसको वो है पैसा भावेश का ही, लेकिन पड़ा किसके पास है? मेरे पास। किसका पैसा है? किसके हक का पैसा है? तो वो पैसे जो मेरे पास पड़ा है 600 रुपया, वो पैसा हर महीने अब बूंद बूंद से सागर बन जाता है ना। सागर, बूंद बूंद से, बोलो बूंद बूंद से। तो 600 रुपया हर महीने जब मैं इसकी पगार में से काटूंगा, तो अगर उसने 10 साल काम किया तो कितना हो जाएगा? रे देखो देखो तुम देखो, 600 रुपया महीना, तो 12 महीने का कितना? 7,200 रुपया, और 10 साल उसने काम किया तो 72,000 रुपए होते। 72,000 रुपए बूंद बूंद से सागर बन गया कि नहीं बन गया? सागर बन गया। देखो ये बूंद, ये सागर, बराबर कि नहीं? मैं हाँ
तो फिर इकड़े इकड़े बहुत, हाँ, तो जो ये 600 रुपए हर महीने जो मैंने भावेश की पगार में से काटा, वो मेरे लिए क्या हो गया बताओ? क्यों लायबिलिटी हो गई? क्योंकि ये पैसा एम्प्लॉय का है, उसके हक का है, मेरे को अधिकार नहीं है जब्त करने का। ये जब भावेश अपनी दुकान से अलविदा बोलेगा कि भाऊ अब मेरी काम करने की उम्र हो गई, अब मुझे रेस्ट दो, मेरे बाल बच्चे प्यारे बड़े हो गए हैं अभी, फिर उसको हम बोलेंगे ये लो आपकी अमानत का पैसा। समझा? उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, जो एम्प्लॉय की सैलरी में से कटता है। तो पहला वर्ड क्लियर हो गया बच्चे लोग? Why it is liability समझा? Which kind of liability? First party, second party, third party? बोलो बच्चे लोग, थर्ड पार्टी है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। ये कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड क्या है? सुनो, कानून बोलता है, इंडिया का लेबर एक्ट बोलता है कि हर महीने कुछ अमाउंट सैलरी में से एम्प्लॉय के पगार में से काट के दो, अपने पास रखो। फिर जब एम्प्लॉय बूढ़ा हो गया या एक समय हो गया 10 साल 15 साल जो काम करके रिटायरमेंट होगा मेरी दुकान से, तो उसको एक अमाउंट बड़ी दो, प्रोविडेंट फंड पड़ा हमने। लेकिन कानून एक और चीज बोलता है, वो बोलता है कि एम्प्लॉय किसका? एम्प्लॉयर का। दुकान के लिए काम किया, बिल्कुल, अपनी जिंदगी दिया, बिल्कुल दिया। तो तब जितना आप एम्प्लॉय की सैलरी में से काट रहे हो, कुछ अमाउंट एम्प्लॉयर अपनी जेब से निकाल कर भी वो गल्ले में डालेगा, सेव करेगा उसके लिए। क्यों? पूछो क्यों? एम्प्लॉय को पालना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिजनेस का। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो उसके फ्यूचर को सिक्योर करने का भी काम दुकान का है कि नहीं? तो फिर लॉ ने बाउंड कर दिया हमें कि जितना भी पैसा एम्प्लॉय की सैलरी में से काट रहे हो, एम्प्लॉयर भी कुछ अमाउंट उसके लिए रिजर्व रखे। क्या रखे? बूंद बूंद से वो भी सागर बन जाएगा। फिर सागर प्लस सागर, समुद्र। समझा? कुछ नहीं समझा? एग्जाम्पल देखो, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड, जो एम्प्लॉयर रखता है। देखो सिंपल, सपोज फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, हर महीने भावेश की सैलरी में से कितना काटा? 600 रुपए। तो 600 रुपए जब भावेश की सैलरी में से काटा, उसी वक्त मैंने 600 रुपए अपने जेब से भी 500 प्लस 100 रुपए की नोट निकाल कर भावेश के लिए वो गल्ले में रखा। तो हर महीने 600 रुपए में उसकी सैलरी में से काट रहा हूं, तो 600 रुपए मैं अपना भी पैसा भर रहा हूं बिजनेस में से निकालकर। किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। और वो जो 600 रुपए मैं मालक होके वो मेरे एम्प्लॉय के लिए रख रहा हूं, सेविंग कर रहा हूं, तो उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, जो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बिजनेस का। क्या हुआ वो? यानी इसका मतलब क्या है बच्चे लोग? क्या समझे? 600 रुपए एक महीने के ये प्लस 600 रुपए सिल्लक में अपनी जेब से रखकर ऐसे हर महीने हमारे भावेश के लिए कितना पैसा सेविंग हो रहा है? 1200 रुपए। तो जो एम्प्लॉय की सैलरी में से काटा उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, लेकिन जो एम्प्लॉयर अपनी जेब से निकाल के भरा उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। जो बिजनेस का एक्सपेंस हुआ, अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की। सोचना भी किसके हिसाब से है? इसलिए। तो क्या सीखा बच्चे लोग? कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड क्लियर? यानी सोचो, अगर उसने एक साल में 1200 रुपए सेव हो रहे, तो बताओ 12 महीने में कितना? 1200 इंटू 1200 14,400 है ना? अरे 12 144। अब 14,400 रुपए ये एक साल के खर्च हो गए। ऐसे 10 साल भावेश ने काम किया, तो 1,44,000 रुपए उसको रिटायरमेंट के वक्त मिल जाएगा। समझा? यानी भावेश का हर साल 14,400 रुपए ये अलग से हो रहा। अच्छा, कानून क्या बोलता है कि इस पैसे को बिजनेस में एंगेज करने का नहीं। जैसे अपन रिटेन अर्निंग करते ना, रिटेन प्रॉफिट, याद है? रिजर्व फंड्स। अरे ओनर का प्रॉफिट जमा किया हुआ, वैसे ही ये भी एक रिजर्व है। क्या ये भी रिजर्व है? समझा क्या? तो बताओ दो चीजें, हर साल प्रोविडेंट फंड में पैसा कितना जा रहा है?
1200 नहीं 14,400, ये 1200 रुपये महीना है ना, क्या ये बेटा महीना। अब बताओ दो कंसेप्ट क्लियर है लक्ष्मी, बोल कौन कौन सा। जो पैसा सैलरी में से काट रहे एम्प्लॉय की वो लाइबिलिटी, लेकिन जो पैसा अपन निकाल के भर रहे वो अपना एक्सपेंस, क्या वो अपना अपन यानी कौन मालक। तो दो चीजें मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ गया होगा सॉरी। मैंने कहा था ना गारंटी दूंगा, आज यहां जाओगे सबको आ जाएगा गारंटी मेरी। चलो देखो इधर, अब आते हैं प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट क्या। देखो अब कानून क्या बोलता है, लेबर एक्ट बोलता है कि जो पैसा प्रोविडेंट फंड पड़ा है बेटा उसको देखने का नहीं, बिजनेस में एंगेज करने का नहीं। लेकिन फिर मैं कानून को बोलता हूँ कानून, आप बोलते हैं पैसा यूज मत करो, ठीक है मैंने गल्ले में रख दिया, अपने नीचे वाले दुकान के नीचे गल्ला पड़ा था एक्स्ट्रा रख दिया हर महीने सिलक से, मैंने 4-5 गल्ले बनाए थे, एक में रोज का गल्ला होता, दूसरे में रिजर्व फंड पड़े, रिजर्व फंड में क्या होता है जनरल रिजर्व वगैरह, वो फ्यूचर के अनसर्टेनिटी जिसका लॉस होगा वो वहां से निकालूंगा, और एक गल्ला मैंने वो प्रोविडेंट फंड का रख दिया। ऐसे 3 गल्ले मैंने काउंटर पे बना दिए थे, ठीक है समझा। यानी मेरा सब सिक्योर चल रहा, बुरा वक्त भी सिक्योर चल रहा, और बेचारे एम्प्लॉय का भी मैं जब बुढ़ापा आएगा तो उसको भी सिक्योर कर रहा है। अब ये इन्वेस्ट प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट क्या है भाई, सुनो देखो, अब मैं बोलता कि ये जो हर साल भावेश का पैसा हमारे पास आ रहा है 14,400 रुपए, ये पैसे गल्ले में, अभी तो पैसा पैसे को बढ़ाता, मानते कि नहीं मानते, अरे मानते कि नहीं मानते, मानते ओके। तो जब पैसा पैसे को बढ़ाता है, पैसा पैसे को कब, गल्ले में रख देने से। तुम एक काम करो, तिजोरी खोलना, सर ने क्या सिखाया, पैसा पैसे को बढ़ाता है, चलो ठीक है 10 लाख रुपए रखते, फिर वो सोनपड़ी की वो घुमाते छड़ी, या वो कौन था शकला का बुम बुम वाला पेंसिल लेके छापते, और फिर वो नोट कागज से रखते, फिर 10 लाख की 11 लाख हो जाएंगे। ऐसा होगा, ये सिर्फ सपनों की दुनिया में होता है, रियलिटी में नहीं, इट्स इल्यूजन्स। क्या बोलते बच्चे लोग उसको, इल्यूजन्स। मानते हो कि नहीं। तो पैसा पैसे को बढ़ाता, मानता मैं, लेकिन कब, कहीं पैसा लगाने से पैसा बढ़ता ना, बराबर कि नहीं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कानून को बोला कि कानून तू तो बोलती कि एम्प्लॉय का पैसा रख मत, हो चलो यूज मत कर बिजनेस में, ठीक है नहीं कर जान दे, लेकिन एम्प्लॉय का भला करूं, तो कानून बोलता कर, कानून बोलता लॉ, लेबर एक्ट, कानून अपना दोस्त ही है और कुछ नहीं है। हाँ ठीक है भरत ध्यान रखना बेटा। हाँ तो फिर कानून बोलता बोल क्या करना है, देख तू बोलती हर साल भावेश के लिए 14,400 रुपए जमा करो, ऐसे अभी तक के भावेश 4 साल मेरे दुकान पे काम कर चुका है, बताओ कितना पैसा होगा, 14,400 रुपए इंटू 4 साल करो, चलाओ कितना आएगा बच्चे लोग। हाँ देखो 14 + 14 28,800, 28,800 का डबल कर दो 57,600, अरे 28,800 प्लस 28,800 0 0 6 ये 8 9 19 18 होगा ना, 18 और 19 यानी 9 कैरी, सॉरी माय मिस्टेक, 8 और 16 1 कैरी, 18 1 19 1 कैरी, ये 5 या 59,600 होते क्या, 8 और 16 17, हाँ सॉरी 57,600 बराबर, राइट 57,600 राइट। अब 57,600 रुपये साल के आ गए, 4 साल के जमा हो गए इसके। तो मैं कानून को बोलता हूँ, कानून मैं एक काम करूँ क्या, परमिशन देती क्या, तो कानून बोलते बोल, अरे कानून मेरे को बोलता, लॉ इंडियन लॉ बोलता कि लेबर एम्प्लॉय का जो पैसा पड़ा है तुम्हारे पास प्रोविडेंट फंड में, वो तुम बिजनेस में एंगेज नहीं करते, मान्य, लेकिन क्या मैं एम्प्लॉय के लिए कुछ और भला कर सकता हूं, तो बोलते बोल ना। देखो तुम बोलते मेरे गले में पड़ा है,
मेरे गले में पड़ेगा, क्या पड़ेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बेटर ऑप्शन है कि ये पैसा अपन बैंक में एफडी कर दे रहे। क्या कर दे रहे? तो ये एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट हुई कि नहीं हुई? तो यही प्रोविडेंट फंड जो हर 4 साल का मेरे पास पड़ा है, कौन सा वाला? ये 57,600 रुपए, ये मेरे गले में पड़ेगा, कितना पड़ेगा? बेटर ऑप्शन है कि ये गले से पैसा निकालो, एक अमन इधर देख रहे, और वो पैसे बैंक में या शेयर मार्केट में लगा दो, सही कि नहीं? तो इससे क्या होगा बताओ? इससे एम्प्लॉय का और भला कर पाऊंगा ना मैं। अरे दिस एग्जाम्पल देखो, 57,600 रुपए ये तो है ही इसके मेरे पास, नो डाउट। लेकिन तुम ही सोचो कि 57,600 रुपए जो ये जो पैसा पड़ा है प्रोविडेंट फंड का, 4 साल का हो चुका है अभी तक के बिजनेस में, तो ये 57,600 रुपए अगर मैंने कहीं बैंक में या म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट लगा दिए तो भावेश के लिए और पैसे आएंगे ना, इंटरेस्ट मिलेगा ना उसका, बराबर कि नहीं? तो जान दो, एफडी बस, एफडी बस, फिर लॉस नहीं होता ना। हाँ मेरे को मालूम है तुम बुझोगे, ठीक है। तो मैंने कहा भाई कानून एक काम कर लो, तू मेरे को परमिशन दे, मैं यहाँ से गले से निकालू और बैंक में एफडी कर दे रहा हूँ, 7% वो भी चालू जाएगा उसको बेचारे का, बस मेरे को मत दो, जाओ मेरे को मत दो। तो हुआ क्या फिर? तो फिर ये 57,600 रुपए ये मैंने यही पैसे प्रोविडेंट फंड के उठाकर मैंने बैंक में एफडी कर दी। अब एफडी क्या होगा? इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं? तो ये बिजनेस की एसेट है। क्या है वो? एसेट्स है, भले उसका पैसा, लेकिन अभी बिजनेस लगाया ना पैसा, क्योंकि ये एम्प्लॉय किससे लेगा? मैं से लेगा बाद में पैसे वो। तो मैंने एफडी कर दिया, तो वो हो गया प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस का एसेट है। क्या है? क्योंकि बैंक में एफडी करना पैसा ये एसेट है कि नहीं? क्योंकि उसकी लाइफ 1 साल से ऊपर रहती है, एफडी कम से कम 1 साल से होती है, फिक्स डिपॉजिट है, तो वो अपनी एसेट होगी। क्या होगी? अपनी एसेट। अब जो एफडी का पैसा आएगा, अब एफडी पे हमने एफडी कर दिया, अच्छा तो ये क्या हो गया? ये अपनी एसेट है। क्या है? अपनी ये एसेट। अब बताओ 3 हेड समझ में आ गए? कौन कौन से? एम्प्लॉय की सैलरी में से हर महीने जो काटोगे, साल का जमा हो गया, वो हो गया लायबिलिटी। क्या हो गया? एम्प्लॉयर जब अपनी जेब से निकालेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। और ये पैसे जमा होते होते तिजोरी में रख दूंगा तो क्या बढ़ेगा? क्या कहीं इन्वेस्ट कर दिया दुकान में, तो वो हो गया इन्वेस्टमेंट। अब वो इन्वेस्टमेंट जो हमने एफडी किया, तो बैंक हमको इंटरेस्ट देंगी कि नहीं देंगी? अरे इंटरेस्ट देंगी ना, अपन एफडी किए तो एम्प्लॉय का पैसा। तो बताओ अपने लिए इंटरेस्ट क्या हो गया फिर? अब ट्रायल बैलेंस कौन सी साइड में गिवन है? क्रेडिट साइड में। तो बताओ अपने लिए क्या होगा ये? बोलो इनडायरेक्ट इनकम, और आप बोलो इनकम, आप बोलो इनकम, आप बोलो। जो इनकम बोल रहा है ना, उनको बहुत बड़ा भगवान प्राप्त देगा। हाँ पाप। पूछो क्यों? अरे रिजल्ट में श्राप आएगा, रिजल्ट में गलत मार्क आके। अबे तुमको मैंने फर्स्ट टाइम बताया कि एम्प्लॉय का पैसा तुम अपने इनकम में डाल रहे हो, जान दो क्या बोल, वो पैसा हराम का नहीं फटता, वो हमारे लिए हराम है। पूछो क्यों? पैसा किसका है? फिर तो उसका इंटरेस्ट मिलना किसको चाहिए? हमको मिलेगा क्या? अपनी दुकान में इनकम लिखोगे? नहीं लिखना। जब पैसा उनका था, इन्वेस्टमेंट उनका पैसा किया, तो उसका जो रिटर्न मिलेगा, रिटर्न रिवॉर्ड यानी इंटरेस्ट, वो भी उनको ही मिलना चाहिए। दैट्स वाई प्रोविडेंट का पैसा लायबिलिटी है, तो उसका इंटरेस्ट जो मिलेगा वो भी हम एम्प्लॉय को ही लास्ट में देंगे। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये पैसा भी एम्प्लॉय को ही जाएगा। जब उनके पैसों से कमा रहे हो, अपने पास कमाई मत रखना, वो गरीब का पैसा फरता नहीं। समझा आपको? क्लियर? That's why it is also considered liability। और लायबिलिटी बताओ, ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड में जाती कि नहीं जाती? सर इंटरेस्ट दिख गया, बस डाल दो इनकम में। अबे इंटरेस्ट किसका है वो तो देखो। अरे इंटरेस्ट रिसीव, चलाओ इनकम आन दो।
अबे इंटरेस्ट मिला, लेकिन किसके पैसों का मिला? किसके पैसों को मिला? ये जो 4 साल के पैसे जमा थे, ये मैंने एफडी किया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, भले दिया, लेकिन तो ये इंटरेस्ट ये उसका है ना, लास्ट में उसको ही देना। बोलना है तेरे लिए मैंने भला किया था। क्या किया था मैंने? देखो प्रोविडेंट फंड तो दे रहा हूं, यानी देखो अब एम्प्लॉय को तो माला माल हो गया। क्यों? एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा, उसकी सैलरी का। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर भी रख रहा, वो भी पैसा मिलेगा, प्लस एम्प्लॉयर उसके लिए इन्वेस्ट कर दे रहा पैसा, उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा। अब 4 हेड समझ में आ गया? पिक्चर के माफिक समझाया तुमको मैंने, इससे इजी क्या करूं? और तो भावेश की तो चांदी चांदी हो गई। अब देखो 10 साल में, देखो 4 साल तक के मैंने पैसा अपने में रखा 57,600 रुपए। अब देखो 10 साल का उसको 1,44,000 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसको जितना भी इंटरेस्ट 6-7 साल का मिला वो भी मिलेगा। तो ऐसे करके उसको पूरा अमाउंट मिलेगा जो भी मिलना होगा, है कि नहीं? तो ऐसे हमको उसका फ्यूचर सिक्योर करना है। क्यों पूछो? क्यों? वही क्यों, उसने अपनी जिंदगी दे दी यार दुकान के लिए, सही कि नहीं? तो बुढ़ापे में उसको बुरे वक्त में तो साथ देना पड़ेगा ना बेटा, इसलिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ू? ओके, नेक्स्ट रिजर्व फंड हो चुका है अपना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पढ़ाना बाकी है ना? हाँ सुनो अभी क्या है, देखो बच्चा लोग, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? सुनो देखो, ध्यान दो, जब भी आप किसी की सर्विस लेते हो और बदले में आउटपुट देते हो, इट बिकम एक्सपेंस फॉर यू। लेकिन एक्रूड कंसेप्ट क्या बोलता है बताओ? एक्रूड कंसेप्ट पढ़ाया था कंसेप्ट एंड कन्वेंशन में, बच्चा लोग पढ़ाया था, सीए के फाउंडेशन के पहले पढ़ाया था। कहा था कंसेप्ट एंड कन्वेंशन सारे आएंगे, तुमको सारे पढ़ाए थे मैंने, फिर नहीं पढ़ाया था? अच्छा, इंटाइटी कंसेप्ट पढ़ाया था, और याद है? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पढ़ाया था, याद है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, पीरियोडिक कंसेप्ट। तो एक्रूड कंसेप्ट क्यों नहीं याद है नालायक को? हाँ सुनो क्या बोलता है एक्रूड कंसेप्ट। देखो एक्रूड कंसेप्ट मैंने तुमको रिमाइंड कर रहा हूं, ये देखो मैं तुमको यहां भी पढ़ाया हुआ है, ये रहा आउटस्टैंडिंग, अबे पढ़ाया हुआ है, एसेट सारे छाट के आए ना अपन, बाद वाला कुछ काम नहीं, पीछे जाके सेशन देखो एक बार। ऐसे रिएक्शन क्यों दे रहे हो? नहीं पढ़ाया है क्या? ये आउटस्टैंडिंग इनकम नहीं पढ़ा है? हाँ? भगवान बचाए तुमसे मेरे को, झूठ भी पूरी बैच झूठ बोलती है। वाह बेटा नालायक हो। देखो इधर, हाँ चलो एक्रूड कंसेप्ट किसको बोलते हो? ध्यान दो, पढ़ाया था ना, बताओ क्या होता है? चल तू पढ़ते बैठ, फिर अगले पीरियड बता देना, हाँ जान दे। तो अभी सुन ले एक बार, देखो इधर देखो, एक्रूड कंसेप्ट बोलता है कि अगर कोई ये साल तुमने किसी की सर्विस ले ली और अभी तक तुमने आउटपुट पे नहीं किया, तो फिर उस सर्विसेज का एक्सपेंस में कौन से साल में मानूं? जिस साल सर्विस मिली उस साल, जिस साल मैंने पे किया उस साल, जिस साल सर्विस मिली उस साल। तो जिस साल तुमने सर्विस मिली है, चाहे वेदर इट इज पेड और पेएबल, इट इज बिकम एक्सपेंस फॉर यू। और जो सर्विस तुमको मिल चुकी है लेकिन उसका तुम्हें पे करना बाकी है, तो वो तुम्हारे लिए कर्जा भी एक प्रकार से, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एग्जाम्पल दूं, देखो सिंपल, हम अपने एम्प्लॉय की सैलरी पे करते हैं हर साल, करते कि नहीं करते? अब हर महीने तुम जब अपने एम्प्लॉय की सैलरी पे करते हो तो एम्प्लॉय तुमको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। क्या दे रहा है तुमको? सर्विस। तुम पगार कब देते हो बताओ? हर महीने, अगले महीने के 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन बीच में। तो क्यों? क्योंकि हम अगर महीने के 31 तारीख को उसको पगार देने लगे तो अगले महीने से भाग जाएगा भाऊ हमारा, वो तुमको बता के नहीं छोड़ेगा। वो 31 तारीख को पगार लेंगे और 1 तारीख को तुम्हारे कॉम्पिटिटर के पास दिख जाएगा वो। तो हमको एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए याद करो 8 दिन कम से कम पगार रोकनी पड़ती है, और उसको कंडीशन रखते हैं कि भाई देख मेरे पास काम कर रहा है, लेकिन अगर निकलेगा तो 2-3 महीने पहले बता के निकलना, नहीं तो 8 दिन की पगार गई। पूछो क्यों?
अरे मैं सब्स्टिट्यूशन तो ढूंढू क्या? एम्प्लॉय क्या ऐसे बाजार में बिक रहे क्या? हाँ आजा तू, नहीं तो तू ही सही भाई, सब्स्टिट्यूशन ढूंढना पड़ता ना, सही कि नहीं? तो क्या होता है, जब मैं हर साल हर महीने की पगार में नेक्स्ट मंथ के आखिरी दिनों, मतलब नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में देता हूं, तो आप देखो अगर मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो जनवरी की पगार कब दूंगा? जनवरी की पगार कब दूंगा? फरवरी में। फेब की पगार मार्च, दिसंबर की पगार नेक्स्ट ईयर के जनवरी में। अब हुआ क्या, सर्विस मेरे को दिसंबर महीने की दिसंबर को मिली, लेकिन जब मैंने दिसंबर की पगार देने की बारी आई, वो पगार मैं कब दूंगा? तो बताओ उस टाइम जो लास्ट महीने की जो पगार बाकी होंगी, जब मैं फाइनल अकाउंट बना रहा होगा, ये दिन को याद करो, तो उस टाइम पे एक महीने की पगार मैंने एम्प्लॉय को दी ही नहीं होंगी, क्योंकि उसकी पगार तो मैं अगले महीने दूंगा, और अगला महीना ये साल के हिसाब किताब में नहीं आ रहा, अगर मैं अकाउंटिंग जनवरी से दिसंबर कर रहा हूं तो फिर वो जो खर्चा जो मेरे को सर्विस मिली लेकिन मैंने पेड नहीं किया, वो एक्सपेंस सैलरी, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और वो अपने लिए खर्चा कर्जा है। क्या अपने लिए? खर्चा भी है कर्जा भी है, खर्चा भी है और कर्जा भी है। तो अगर तुमको पूछेगा कि 12 महीने का अगर निकालना एक्सपेंस, तो वो मैं 12वें महीने की जो सैलरी मैंने पे नहीं किए वो मैं एक्सपेंस में भी दिखाऊंगा, और प्लस वो पैसा में आंक पे बाकी हो गया तो मेरी दुकान के लिए क्या हो गया, वो कर जाऊंगी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में ही मुझे उसको रिडीम करना है, पे करना है। तो इट इज नोन एज लायबिलिटी। दैट्स व्हाई कोई खर्चा अगर तुम साल के अंदर तुमने सर्विस ले लिए और अभी तक पे नहीं किया है, तो इट बिकम एक्सपेंस ऑल्सो एंड इट बिकम अ लायबिलिटी ऑल्सो फॉर यू। अब सर आपने लोग आते ट्रायल बैलेंस में एक ही है, तो एक ही दे जाता, कहीं भी कर रहे दो कर रहे हैं, तो आपको ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में नहीं के बराबर मिलता है, ये आपको मिलता है एडजस्टमेंट में। याद करो फाइनल अकाउंट में तुमको दो चीजें मिलेगी गिवन, कौन सी? ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट करना, लेकिन एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट करने पड़ते हैं। वो क्यों आगे बताया जाएगा जब एडजस्टमेंट सिखाऊंगा कैसे बनती है। तो कोई एक्सपेंस अगर तुम साल खत्म होने के दौरान भी पे नहीं कर पाए और सर्विस तुमको मिल चुकी है, तो तुम्हारे लिए क्या होगा? लायबिलिटी। क्या होगा? क्यों? क्योंकि ही इज लायबल टू डिमांड द अमाउंट पेबल। दैट्स व्हाई। अरे वो भावेश को अगर दिसंबर महीने की पगार नहीं दी तो अगले महीने की जनवरी पे आंक पे आ जाएगा ना पैसे, तो मेरा बराबर कि नहीं? खड़ा हो जाएगा मैं दुकान पे पैसा लगता, मैंने काम किया ना ऊपर एक महीना। तो बताओ दिसंबर महीने के आते आते अपने लिए साल के एंड तक वो लास्ट महीने की पगार जो है वो क्या होगी? मेरे ऊपर कर्जा होगा कि नहीं होगा? कर्जा। तो जो कोई खर्चा तुमको देना बाकी है तो उसको लायबिलिटी बोलते हैं। क्या होता है उसको? समझा? क्लियर? फिर नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब अगर कोई तुमने इनकम मिला, इनकम का मतलब क्या होता है? सर्विस, आउट, इनपुट इन। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई एक भी हेड नहीं छूट रहा है ना? पक्का? देखो एक बात सुनो, मेरा एक उसूल है, यहाँ तो तुम पूछो, यहाँ तो मैं पूछूंगा, और मैंने शुरू किया तो फिर मैं छोड़ता नहीं किसी को भी। तेको पता है बराबर कार्तिक? हाँ ठीक है सुनल। अब बता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझा क्या होता है? कोई खर्चा जिसकी तुमको सर्विस मिल गई है अकाउंटिंग पीरियड के अंदर और तुमने अगर पे नहीं किया है तो इट बिकम अ लायबिलिटी। क्या हो गया तुम्हारा? वो कर्जा। अच्छा कौन सा कर्जा? फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी, थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी। अच्छा ये लायबिलिटी की क्राइटेरिया क्या है? देखो इस लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी बोलते हैं, फ्यूचर के लिए बता रहा हूं। करंट लायबिलिटी डेफिनेशन क्या बताओ? करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है बताओ? जो कर्जा नेक्स्ट ईयर जाते से ही रिडीम होता है, जाते से डिसॉल्व, उसको अपन बोलते हैं करंट लायबिलिटी। अब बताओ दिसंबर महीने की पगार अगले साल जाते से ही एम्प्लॉय मांगेगा कि नहीं मांगेगा? तो बताओ अपने लिए क्या हो गया? लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। समझा आपको? क्लियर? जनरली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगले महीने में अगले साल के नए साल में जाते से ही अपने को पे करना पड़ता है, लेकिन ये साल जो साल के एंड तक नहीं पे कर पाए उसको अपन लायबिलिटी बोलते हैं। याद है क्वेश्चन को? ठीक है क्लियर? हाँ आगे अब आते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यानी क्या। देखो सुनो, देखो बच्चा लोग, व्हाट इज इनकम रिसीव इन एडवांस? देखो
क्या होता है ये ऐसे मेरे साथ बेईमानी क्यों करता तुम्हारा यार ये। हाँ ठीक है, इनकम रिसीव एडवांस ने क्या, सुनो देखो, जब भी आप कोई इनकम ज्यादा की ले लेते हो जिसकी सर्विस तुम ये साल नहीं पे कर पाए, ये साल तुम सर्विस डिलीवर नहीं कर पाए, वो इनकम तुम्हारे लिए कर्जा है, इनकम नहीं है। एग्जाम्पल दूं, देखो सिंपल, अब सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा रहा तुम्हारे को, फ्री में पढ़ा रहा, क्या पैसे ले रहा, बराबर अमन। अब मैं तुमको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, ट्यूशन फीस लेकर, तो जो तुम मेरे को 12वीं की फीस दोगे वो मेरे लिए इनकम, पूछो क्यों? क्योंकि ये साल तुमको आते आते एंड तक तुमको 12वीं की सर्विस में दे दूंगा, बराबर है कि नहीं? तो बताओ 12वीं सर्विस आउट, इनपुट इन, इट बिकम इनकम फॉर यू, फॉर मी, बराबर है कि नहीं? मेरे हिसाब से सोचना। अब बताओ सिंपल बात है, अब कोई बच्चा मेरे पढ़ाने से बहुत इंप्रेस हुआ, क्या हुआ? अब गोपाल आया, गोपाल बोलता सर मैं आपके पढ़ाने से बहुत इंप्रेस हूँ, मेरे को पता है फर्स्ट ईयर में आपके पास मेरे को सीट मिलेगी नहीं, सर एक काम करो ये लो फर्स्ट ईयर की फीस की पैसे। मजाक कर रहा था बेटा, सीरियसली रहता। अब क्या हुआ, 12वीं में पढ़ते हुए ही उसने मुझे फर्स्ट ईयर के बीकॉम फर्स्ट ईयर के पैसे दे दिए। किसने? गोपाल ने। और सर ये बुकिंग कर लो मेरे नाम पे पहले ही। अब बताओ ये साल जो मुझे गोपाल के 12th की फीस आई वो क्या है मेरे लिए? वो मेरी इनकम। लेकिन जो गोपाल ने 12वीं में रहते हुए ही फर्स्ट ईयर के पैसे भी दे दिए तो वो मेरे लिए कर्जा है। पूछो क्यों? क्योंकि आया वो कभी भी मुझसे वापस ले सकता है। अगर कल को गोपाल और मेरी अनबन हो गई, अनबन ने आर्ग्यूमेंट जो आजकल के बच्चे करते हैं, गोपाल नहीं करता, मेरा प्रिय छात्र है वो, हाँ, तो फिर अगर कोई कल को गोपाल और मेरी अनबन हो गई तो क्या गोपाल लायबल है मुझसे 12 का रिफंड लेने के लिए? नहीं, क्योंकि वो ये साल सर्विस ले रहा है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर की सर्विस अभी दी नहीं मैंने, वो मुझसे वापस लेने के लिए लायबल है कि नहीं? तो जब तक आप सर्विस दे रहे नहीं हो आप उसको इनकम कैसे घोषित कर रहे हो भाई? अब बताओ फर्स्ट ईयर की सर्विस गोपाल मुझसे कब लेगा? अगले साल। तो अगले साल के अकाउंटिंग में दिखाओ ना इनकम, कौन मना कर रहा तुमको? लेकिन जो तुमने ज्यादा का ले लिया यही साल में, वो तुम्हारे लिए अभी तक क्या हो गया? कर्जा है। क्या है? क्योंकि उसको तुम इनकम घोषित नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ईयर का फीस मेरे लिए क्या हो गया? गोपाल का इनकम, लायबिलिटी। क्या हो गया? वो एक्स्ट्रा इनकम जो तुमने सर्विस दी नहीं अभी तक। तो जो सर्विस तुम नहीं दे पाते हो फिर भी तुम लेके बैठे हो, इट बिकम अ लायबिलिटी फॉर यू, कर्जा है। क्या है वो? क्योंकि सामने वाला पर्सन लायबल है वापस। जैसे अपन ने प्रीपेड किया था, तो प्रीपेड का उल्टा है इनकम रिसीव एडवांस। देखो प्रीपेड में क्या होता है, जो सर्विस मिली नहीं, हमने ज्यादा का पे कर दिया है, तो वो सर्विस, वो पैसा हम वापस ये साल ले सकते कि नहीं? वैसे ही यहाँ पे इनकम रिसीव एडवांस उल्टा है उसका, सेम, कि जो इनकम आपने ज्यादा की ले लिए वो पैसा तुम कभी भी वापस सामने वाला ले सकता है तुमसे। समझा आपको? क्लियर? ओके डन। तो यहाँ पे मेरी लायबिलिटी सब खत्म होती है। 4 मेन हेड्स मैंने पढ़ा दिए, मेरे को विश्वास भी नहीं हो रहा है। कौन सा वाला सबसे मगज मारी जाता है? इधर ये वाला। तो चलो एक जेंटल रिमाइंडर आपके लिए। ओके हाँ देखो इधर, इधर देख, चलो बताओ प्रोविडेंट फंड क्या है अपने लिए? लायबिलिटी। कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? तो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां जाते हैं? पीएनएल अकाउंट में। ओके प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट क्या है अपनी? इन्वेस्टमेंट एसेट क्या है अपनी? अरे याद करो, उनका पैसा बैंक में एफडी कर दिया ना हमने, अरे अभी भी तो पड़ा यार। और वो जो इनकम आएंगी उससे इंटरेस्ट, वो भी लायबिलिटी है, क्योंकि वो इंटरेस्ट अपना नहीं है, वो उसका है। लास्ट में मुझसे वो बोलेगा सर जो मेरा एफडी किया था मेरे पैसों का, उसका इंटरेस्ट दो मेरे को, आप रख सकते नहीं है, तो इट इज ऑल्सो लायबिलिटी। क्लियर पिक्चर? समझा अच्छे से? अब आपको अगर अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को जज करना है कि आ रहा कि नहीं आ रहा, ये इंटरेस्ट ऑन पीएफ पूछना, नहीं आएगा उनको, लायबिलिटी गारंटीड। ठीक है
अरे बता, तुम्हारे बाकी दोस्तों के ट्यूशन क्लास वालों ने बता दिया अगर इंटरेस्ट क्यों है, लायबिलिटी है, मैं मान जाऊंगा, वो भी नहीं बताएंगे। बेटा हम लोग यहाँ मार्केट में जो बैठे हैं ना, ऐसे ही मैं इतना लीड लेके नहीं बैठा हूँ, मैं एक एक कॉम्पिटिटर को जानता हूँ अकोला वाले। चलो ठीक है, इट्स ओके। और पता है क्या होता है, कॉम्पिटिटर्स जो है ना, वननेस की विजिट में भी सब लोग डरते हैं। बस उनको पता है कि एक बार बच्चा विजिट सब करके आ गया ट्यूशन क्लास पे, वो वहीं टिका रहेगा, वो आ नहीं आएगा। और इसलिए वे क्या करते, ये बिन फुकट की तालियां नहीं चाहिए मेरे को तुम्हारी। चलो ठीक है, तो हमारा रिजल्ट इस बार काफी अच्छा है 12th का। हमारी फर्स्ट टॉपर 93% पे है, जो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बट मुझे खुशी इस बात की कि 70 बच्चों में से 51 स्टूडेंट्स ने 75 से अबव लिया हुआ है परसेंटेज से, एंड डिस्टिंक्शन से ऊपर है, तो ये मुझे अच्छी लगी। और बाकी भी 100% रिजल्ट इस बार भी हमारा, जिसे हमने 10 साल से परंपरा कायम की हुई है। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे।